क्या संविधान को बदलना संभव है? बीजेपी सांसद ने क्यों की संविधान बदलने की बात? कर्नाटका की उत्तरा कन्नड़ा लोकसभा सीट, यहां बीजेपी के सांसद हैं अनंत हेगड़े। पिछले दिनों उनका एक बयान काफी वायरल हुआ। हेगड़े के बयान का शॉर्ट में सार ये था कि 400 प्लस सीटें मिले तो उनकी पार्टी संविधान बदल देगी। हालांकि बीजेपी ने खुद को इस बयान से दूर कर लिया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही राजस्थान की नागौर सीट से भाजपा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा का भी एक बयान वायरल हुआ, जिसका सार यह है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बहुमत मिला तो भाजपा के पास संविधान में संशोधन करने की ताकत आ जाएगी। इस दो बयानों के इतर भी पिछले कई सालों से कांग्रेस और विपक्ष के कई दल भाजपा पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाते रहे। तो समझते हैं कि क्या संविधान में संशोधन करना इतना आसान है? क्या 400 सीट मिल जाए तो कोई भी पार्टी संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है? यह संविधान की मूल भावना क्या है? क्या है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों वाला गणित, जिसकी बात ज्योति मिर्धा ने की? काफी दिन हुए व्हाट्सएप को एक फीचर इंट्रोड्यूस किए। फीचर मतलब आप मैसेज सेंड करने के बाद भी एडिट कर सकते हैं। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भी किया। उसी संविधान में एक फीचर ऐड किया, संशोधन का फीचर। लेकिन व्हाट्सएप के मैसेज को एडिट करके कुछ मानक है, जैसे 15 मिनट के बाद आप अपने लिखे मैसेज को एडिट नहीं कर सकते। और अगर किसी ग्रुप में आप अपना मैसेज एडिट कर रहे हैं तो आप उस ग्रुप के हर सदस्य के पास व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन होना जरूरी है, वगैरह वगैरह। जैसे ही संविधान को एडिट करने के लिए कई जरूरी शर्तें बनाई गई हैं। जाहिर है ये शर्तें व्हाट्सएप की शर्तों से कहीं अधिक जटिल होंगी, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी के ऐप में और करोड़ों लोगों के देश के संविधान में धरती आसमान का फर्क होता है। इसलिए चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि संविधान संशोधन के लिए कौन जरूरी है। संशोधन करने की शर्तें, संविधान का एक आर्टिकल है 368। इसमें संविधान के संशोधन का हिसाब किताब है। इसके हिसाब से संशोधन किए दो तरह की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन इसको समझने के लिए आपको फेडरलिज्म का कंसेप्ट समझना होगा। फेडरलिज्म यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। माने केंद्र राज्य के कामों में दखल ना दे और राज्य केंद्र के कामों में दखल ना दे। भारत एक फेडरल देश है, लेकिन शक्तियों का बंटवारा बराबर नहीं है। यहाँ केंद्र के पास थोड़ी ज्यादा शक्तियां हैं। वैसे तो संविधान का ज्यादातर हिसाब केंद्र अकेले संशोधित कर सकता है, पर कुछ हिस्सों का संशोधित करने के लिए राज्य की अनुमति भी चाहिए। तो अब अपने फेडरलिज्म को समझ लीजिए। तो अब अपने फेडरलिज्म समझ लिया, ये आगे काम आएगा। अभी वापस चलते हैं दो तरह की स्पेशल मेजॉरिटी वाली बात पर। स्पेशल मेजॉरिटी वर्सेस सिंपल मेजॉरिटी। देखिए, बिल पास करने के लिए सांसद के दोनों सदन में सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाता है। सिंपल मेजॉरिटी यानी बिल पर वोटिंग का दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जितने मेंबर मौजूद हैं उनमें से 50% से ज्यादा लोग उसके पक्ष में वोट कर दें तो बिल पास। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। लोकसभा में कुल सीटें 543 है, लेकिन मान लीजिए जिस दिन बिल पर वोटिंग हुई उस दिन से 350 सांसद ही प्रेजेंट हो। ऐसा क्यों? जैसे स्कूल के क्लासरूम की टोटल स्ट्रेंथ 50 बच्चों की होती है, पर कोई ना कोई बच्चा अब्सेंट हो जाता है, वैसे ही सांसद में भी होता। ऐसा बहुत रेयर होता है कि सारे के सारे सांसद प्रेजेंट हो। अब इन 350 सांसद में से अगर 176 या उससे ज्यादा सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट कर दिया तो ये बिल लोकसभा में पास हो जाएगा। ऐसा ही राज्य में भी होगा। ये तो हुई सिंपल मेजॉरिटी, लेकिन संविधान संशोधन के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होगी। बिल लोकसभा में पास हो जाएगा। ऐसे ही राज्यसभा में भी होगा।
ये तो हुई सिंपल मेजोरिटी, लेकिन संविधान संशोधन के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। इसमें क्या होता है या मैथ थोड़ी बदल जाती है। कैसे, इसको भी समझते हैं। मान लीजिए संशोधन बिल पेश हुआ। अब ये बिल तभी पास होगा जब मौजूदा सांसदों में से कम 2/3 सांसद पक्ष में वोट डालेंगे, और पक्ष में वोट डालने वाले सांसदों की संख्या लोकसभा में 272 और राज्यसभा में 123 से ज्यादा होंगी। ये स्पेशल मेजोरिटी है। इस मेजोरिटी के जरिए फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे संविधान के कई हिस्सों को संशोधित किया जा सकता है। हालांकि हमारे संविधान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल मेजोरिटी से भी संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसे उदाहरण से समझिए। आपने जीएसटी का नाम बहुत बार सुना है। यह भी एक संवैधानिक संशोधन के तहत लागू हुआ था, लेकिन यह संशोधन सिर्फ सांसद में पारित होने से लागू हुआ। इसके लिए क्या करना पड़ा? सांसद की स्पेशल मेजोरिटी के साथ राज्यों से भी इसे मंजूरी दिलवानी पड़ी। इसे भी समझते हैं। स्पेशल मेजोरिटी तो आप समझ गए, यही कि दोनों सदनों में से मौजूद सदनों में से कम 2/3 सांसद इसके पक्ष में वोट डाले, और पक्ष में वोट डालने वाले सांसदों की संख्या सभा में 272 और राज्यसभा में 123 से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन जीएसटी को लागू करने के लिए इस बिल को फिर देश की 50% से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं में सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ा। संशोधन के लिए अलग अलग मेजोरिटी है। इससे एक बात तो साफ है कि संविधान निर्माताओं के मन में एक चीज साफ थी कि समय के साथ संविधान में बदलाव होता रहना चाहिए, लेकिन इस प्रोसेस को इतना डिफिकल्ट जरूर बनाया जाए कि सभी दलों से सहमति बने बिना संशोधन ना हो सके। अब यह सवाल उठता है कि अगर ऐसे संविधान बदला जा सकता है तो क्या कोई सरकार जिसके पास स्पेशल मेजोरिटी हो और राज्यों में भी उनकी सरकार हो, तो क्या पूरा का पूरा संविधान बदल सकती है? जवाब है नहीं बदल सकती। शिप ऑफ थीसिस का नाम आप सभी ने सुना होगा। एक जहाज के सारे पुर्जे निकालकर अगर दूसरे पुर्जे लगा दिए जाए तो क्या तब भी वही जहाज रहेगा? एक उदाहरण से समझते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। 72वें संशोधन साल 1976, आपने सुना होगा कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान की प्रस्तावना से सोशलिस्ट शब्द जुड़वा दिया था। यह संभव हुआ 72वें संविधान संशोधन से। हालांकि इस संशोधन से यह इकलौता बदलाव नहीं हुआ। 72वें संशोधन के जरिए इतने बदलाव किए गए कि लोगों ने इस संशोधन को ही एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया। इनमें शामिल थे कुछ बदलाव, जैसे सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन यानी अधिकार दायरे को कम करना। इस संशोधन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के किसी भी संवैधानिक संशोधन के मामले में सुनवाई नहीं कर सकता था। यानी अगर सरकार ने एक ऐसा संशोधन किया जिससे देश के नागरिकों को समस्या है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। इमरजेंसी की प्रोसेस को आसान बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की ताकत को कम किया गया। इमरजेंसी के बाद 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार ने 44वां संविधान संशोधन बिल पेश किया और इस संशोधन के जरिए 72वें संशोधन की सभी गैर संवैधानिक बातों को बदला गया। हालांकि इस कदम से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय जो इस 72वें संशोधन से पहले आया था, और इस निर्णय ने कई बार असंवैधानिक संशोधन से संविधान को बचाया है। क्या था इस निर्णय? एक बेहतरीन नियम। संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करने वाला कोई भी संशोधन मान्य नहीं होगा। मूल भावना क्या है? डिक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर साल 1973, देश का सबसे प्रसिद्ध संवैधानिक केस केशव नंदा भारती केस, 11 जजों की बेंच और कुछ बेहतरीन जजमेंट
इसी केस से जन्म हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का इसका मतलब क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किसी भी हिस्से को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है तो हिस्सा का संशोधन नहीं किया जा सकता है। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कई अलग अलग हिस्सों को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू आदि आदि। इसने संविधान को बदलने का स्कोप खत्म कर दिया, क्योंकि इसके कई सारे हिस्से बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हो गए। बात बची संशोधन की, वो भी आसान काम नहीं। सबसे पहले तो बहुमत का नंबर जुटाना एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक पैनी नजर से बचना भी असंभव है। बाकी अनंत हेगड़े और ज्योति मिर्धा के बयानों की जहां तक हम बात कर रहे हैं, वस्तु स्थिति यह है कि 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी की लोकसभा में 400 सीट आती है, तब भी वह राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी के नंबर में बहुत दूर है, और कुछ संशोधन के मामलों में तो 75% से ज्यादा राज्यों की मंजूरी भी होनी चाहिए। यानी मोटा मोटा दूसरे दलों का सहयोग जरूरी होगा। अगर ये सब हो जाए तब भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई की जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट किसी भी संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। फिलहाल आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। उम्मीद है हमारी इस स्टोरी से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि संविधान बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, या इसे बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है, या ये इतना आसान है कि कोई भी सरकार संविधान बदल सकती है। अगर हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें, ताकि सभी को पता चल सके कि संविधान बदला जा सकता है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, इसे सशक्त करें। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की हमें जरूरत है, और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर जरूर करें। नमस्कार।